आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि। तो इसके पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चन जी ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है, जिनमें से पहला प्रकरण था हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, दूसरा प्रकरण था अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, तीसरा प्रकरण था श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य और चौथा प्रकरण है प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि। तो हमने जो 3 प्रकरण हैं उनको पढ़ लिया है, उनको ख़त्म कर लिया है। आज हम चौथा प्रकरण पढ़ेंगे, प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि। तो यदि आपने अभी तक इन सभी को नहीं पढ़ा है या फिर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चन सीरीज के नाम से। वहाँ पर सारे वीडियो इससे संबंधित अपलोड हैं, आप वहाँ पर क्रम से देख सकते हैं और उनको देख करके आप इसको देखेंगे तो आपका आदिकाल का जो कॉन्सेप्ट बच्चन जी ने अपनी पुस्तक में दिया है वो सारा क्लियर होता चला जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं वो हम किस तरह से कर रहे हैं। मतलब आपके सुझाव और आपके कमेंट अपेक्षित हैं, ये हमें उत्साहित करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि। तो प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं संग्रहित हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं कहाँ पर संग्रहित हैं? प्राकृत पेंगलम। अब प्राकृत पेंगलम को समझना आवश्यक है। प्राकृत पेंगलम क्या है हम आपको पहले बता देते हैं। तो प्राकृत पेंगलम एक छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है। प्राकृत पेंगलम कैसी पुस्तक है? छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है। अब जो प्राकृत पेंगलम है इसमें हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए यह प्रामाणिक ग्रंथ है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि पेंगलम यानी छंद को क्या कहा जाता है? छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पिंगल ऋषि ने जो है के नाम पर है उनका। तो प्राकृत पेंगलम यानी ये जो है छंद के लिए लिखा जाता है, यानी छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक। ये बात तो इसके नाम से ही क्लियर है। दूसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि छंद के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए यह जो है कैसा ग्रंथ है? ये प्रामाणिक ग्रंथ है। इसका समय क्या है? इसका संग्रह काल। अब यहाँ पर देखिए संग्रह काल क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो है ना किसकी रचना है वो मेनली नहीं पता चल पाता है। तो जो प्राकृत पेंगलम है, प्राकृत पेंगलम के रचनाकार का पता नहीं चल पाता है। तो ये एक प्रामाणिक ग्रंथ तो है किसके लिए? छंद को समझने के लिए। और इसका संग्रह काल क्यों कहा गया? क्योंकि जो इसका संग्रह किया था किसने? इसका संग्रह किया था लक्ष्मीधर ने। और कब किया था? 14वीं शताब्दी के अंत में जो है प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह जो है लक्ष्मीधर के द्वारा किया गया था। और बाद में इसी की एक टीका लिखी गई थी, किसके द्वारा? विद्याधर के द्वारा। सॉरी, विद्या नहीं, वंशीधर के द्वारा। तो इसकी जो टीका लिखी, देखिए 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि इसका जो है संग्रह किसने किया? तो लक्ष्मीधर ने इसका संग्रह किया। और इसी प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी थी? तो टीका लिखी थी वंशीधर ने। तो 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहला ये कि जो है इसके रचनाकार का पता नहीं चलता है और इसका संग्रह किया लक्ष्मीधर ने और इसकी टीका लिखी थी वंशीधर ने। आगे देखते हैं, लिखा है इसका संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया जाता है। सुनीति कुमार चाटुर्जा, या इसको कहीं कहीं पर जो है चाटुर्जा को ही चटर्जी भी पढ़ सकते हैं। तो सुनीति कुमार चटर्जी इसे 15वीं शती के आरंभ का संग्रह कहते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो ये कि जो प्राकृत पेंगलम है इसका समय क्या माना जाता है? तो 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है कि प्राकृत पेंगलम का समय 15वीं शताब्दी का आरंभ किसने माना है? तो ये जो है सुनीत कुमार चटर्जी इसका समय 15वीं शताब्दी का आरंभ मानते हैं। खेद है कि इसके संग्रहकार का पता नहीं, जिसकी बात अभी हमने कर ली है। आगे क्या है? इसमें शौरसेनी अपभ्रंश के छंदों की संख्या अधिक है। तो देखिए जो प्राकृत पेंगलम है इसके लिए दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि जो प्राकृत पेंगलम ने इसमें किस प्रकार के छंद ज़्यादा मिलते हैं या ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं? तो शौरसेनी अपभ्रंश के छंद जो है इसमें ज़्यादा मिलते हैं। और शौरसेनी क्या है, अपभ्रंश किस तरह से आई वो आप सभी जानते होंगे। इन पर पश्चिमी हिंदी का प्रभाव देखा जा सकता है। किस पर? इन्हीं छंदों पर, यानी जो शौरसेनी अपभ्रंश से जो छंद आए इन पर जो है पश्चिमी हिंदी का प्रभाव देखा जा सकता है। पूर्वी हिंदी का प्रारंभिक रूप वर्ण रत्नाकर और उक्त व्यक्ति प्रकरण में मिलेगा। अब देखिए जो ये
रचनाएं आई वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वर्ण रत्नाकर एक ऐसी रचना है जिसमें सबसे पहले जो सिद्ध है ना, सिद्धों का पता सबसे पहले वर्ण रत्नाकर से ही पता चलता है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर शौर सेनी अपभ्रंश के छंदों की संख्या अधिक है, इन पर पश्चिमी हिंदी का प्रभाव देखा जा सकता है, और पूर्वी का हिंदी का प्रारंभिक रूप हमें कहाँ मिलता है, वर्ण रत्नाकर में। प्राकृत पेंगलम में जिन रचनाओं को संग्रहित किया गया है उनमें से भड़िता के आधार पर कुछ ही रचनाकारों के नामों का पता लग पाया है। अब देखिए ये जो नाम है ना, यहाँ पर ये 4 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से, बब्बर, विद्याधर, जज्जल और हरिब्रह्म। तो ये जो 4 नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राकृत पेंगलम में ये पूछा जा सकता है कि प्राकृत पेंगलम में किन की रचनाओं का संकलन है, तो बब्बर, विद्याधर, जज्जल और हरिब्रह्म के नाम ही ज्ञात हो सके हैं। इन कवियों का महत्व भाषा की दृष्टि से भी है और सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के वैविध्य की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी। समाज के निम्न वर्गों का इतना सटीक चित्रण संस्कृत साहित्य में कम ही मिलता है। इस दृष्टि से बब्बर की संग्रहित रचनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए जो ये प्राकृत पेंगलम में बब्बर की जो रचनाएं मिलती हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया, किसने बताया है, तो ये बच्चन जी कह रहे हैं। अच्छा, जो इसके बाद देखिएगा, राहुल सांकृत्यायन ने बब्बर को प्रसिद्ध वीर कलचुरी नरेश कर्ण, जिनका समय था 1040 से 1080 का दरबारी कवि बताया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बब्बर को जो है कलचुरी नरेश कर्ण का दरबारी कवि किसने बताया, तो राहुल सांकृत्यायन ने बताया। या फिर इसी प्रश्न को दूसरी तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने जो प्राकृत पेंगलम में 4 नाम आए हैं उनमें से कौन सा ऐसा नाम है जिसे कलचुरी नरेश कर्ण का दरबारी कवि बताया है, वो बब्बर को बताते हैं। उन्होंने काव्यधारा, अब देखिए काव्यधारा यहाँ पर जो राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है कौन सी है, हिंदी काव्यधारा, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी है। तो काव्यधारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भी नाम आया। इसके अलावा जो हिंदी काव्यधारा है राहुल सांकृत्यायन की, इसमें 84 सिद्ध हैं, उनका उल्लेख भी किया गया है और उनकी रचनाओं का वर्णन भी मिलता है, जिसमें से तो उन्होंने काव्यधारा में कुछ उन रचनाओं को भी बब्बर रचित माना है जिनमें बब्बर का नाम नहीं है। इनके बारे में उन्होंने संदेह भी प्रकट किया है। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि राहुल सांकृत्यायन की काव्यधारा में या हिंदी काव्यधारा में जो प्राकृत पेंगलम में 4 कवि आए हैं उनमें से किसकी रचना का संकलन, यहाँ पर किसकी रचनाओं का संकलित किया गया है, तो वो बब्बर की रचनाओं को संकलित किया गया, ध्यान रखिएगा। इनके बारे में उन्होंने संदेह भी प्रकट किया, किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन का ये कथन है क्या कि जिन रचनाओं में बब्बर का नाम नहीं वह बब्बर की हैं, इसमें संदेह है, मगर कर्णकालीन जरूर है। अब कर्णकालीन क्यों कहा, क्योंकि जो है बब्बर कौन थे, बब्बर कलचुरी नरेश कर्ण के दरबारी कवि थे, तो यही कारण है कि उन्होंने बब्बर की रचनाओं का नाम लिया। और नाम लेने के लिए कहते हैं कि जिन रचनाओं में बब्बर का नाम नहीं वह बब्बर की हैं, इसमें संदेह है मगर कर्णकालीन जरूर है। किंतु जिनमें बब्बर का नाम है उनके बारे में कोई संदेह नहीं है, संभवतः बब्बर कवि का उपनाम है। तो देखिए बब्बर को कवि का उपनाम माना है किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। वह कर्ण की प्रशंसा करता हुआ लिखता है। तो ये बब्बर की पंक्तियां हैं क्या कि चल गुज्जर कुंजर तज्जी मही, तू बब्बर जीवन अजुड़ही, जय कुप्पीय कर्ण नरेंद्र बरा, रण को हर बज्जहरा। तो ये पंक्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ली गई हैं, तो ये प्राकृत पेंगलम में संकलित हैं या फिर हिंदी काव्यधारा में या हिंदी काव्यधारा में ही संकलित हैं। मान लीजिएगा राहुल सांकृत्यायन जब इसका रेफरेंस दे रहे हैं तो ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां हैं बब्बर की। और कहाँ पर ये संकलित की गई, तो प्राकृत पेंगलम में मिलती हैं। अब इसका अर्थ क्या है कि अर्थात हे गुर्जर राज, हाथियों को त्याग कर धरती पर चलो, आज तुम्हारा जीवन नहीं रहेगा। यदि नरेंद्र श्रेष्ठ कर्ण कुपित हो जाए तो युद्ध में कौन विष्णु, कौन शिव और कौन इंद्र। यह प्रशंसा झूठी नहीं है। कर्ण अपने समय का अत्यंत प्रतापी राजा था। तो ये जो है बच्चन जी कह रहे हैं कि ये जो प्रशंसा ऊपर की गई ना, ये चल गुज्जर कुंजर तज्जी मही तू बब्बर, तो ये जो प्रशंसा है ना ये झूठी नहीं है। कर्ण अपने समय का अत्यंत प्रतापी राजा था। पेंगलम विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डालता है। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जो उसकी विशेषता में एक प्रश्न बन सकता है कि प्राकृत पेंगलम की इनमें से कौन सी विशेषता है अथवा नहीं है। जैसे पहली विशेषता तो यही कि इसका रचनाकार अज्ञात है। दूसरी विशेषता के रूप में ये पूछ सकता है कि इसका जो है संकलन लक्ष्मीधर ने किया किंतु टीका वंशीधर ने लिखी। तीसरा ये प्रश्न पूछ सकता है कि पेंगलम विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है, उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो देखिएगा ये इसमें क्या है, प्राकृत पेंगलम
यानी विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डालता है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये वर्ग हैं धनी, निर्धन और उन दोनों के मध्य का वर्ग। तो यानी कि जो धनी, निर्धन और उन दोनों के मध्य का वर्ग है उस पे जो है प्राकृत पेंगलम में उसकी चर्चा मिलती है। वर्षा ऋतु उसी को सुखकर होती है। वर्षा ऋतु उसी को सुखकर होती है जिसके पास ऊंची छाजन का स्वच्छ घर हो। छाजन यानी छाने योग्य, ढकने योग्य, जैसे छत है ना। ऊंची छाजन का स्वच्छ घर हो, विनयशील गृहिणी हो और धन से भरा मुद्रा ग्रह हो। सामान्य किसान तब सुखी होता है जब उसे प्रिय द्वारा केले के पत्ते में दूध मिश्रित औगर का भात, गाय का घी, मोयड़ी मछली और नालीच के गुच्छे का साग मिले। कुछ कविताओं में, जिनमें बब्बर का नाम तो नहीं है, पर राहुल जी के मतानुसार वे बब्बर की हैं, गरीबी का मार्मिक चित्रण हुआ है। अब देखिए ये बब्बर की पंक्तियां हैं, है ना। शीतकाल में जब ठंडी पछुआ हवा चलने लगती है, ओलों की वृष्टि होती है, तो गरीब लोग हाथ पैर समेटकर अपनी पीठ की ओर से आग तापते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। इसी तरह एक अन्य छंद में कहा गया है कि निर्धनों के लिए बुद्धि, शुद्धि, दान, मान और गर्व क्या। यानी कि ये कहाँ से पंक्तियां ली गई, ये बब्बर की पंक्तियां हैं, है ना। तो निर्धनों के लिए क्या, बुद्धि, शुद्धि, दान, मान और गर्व क्या, ये तो उनके पास होती हैं जिसकी हथेली में विद्युत रेखा के समान द्रव्य नृत्य करता रहता है। तो अगर देखा जाए ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये हैं बब्बर की। इनको ध्यान रखिएगा, ये पंक्तियां अक्षरशः ऐसी भी पूछी जा सकती हैं कि ये कथन किसका है या पंक्तियां किसकी हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हो जाएंगी, बब्बर की। सामंती व्यवस्था में भी गरीब अमीर थे, पूंजीवादी व्यवस्था में भी है। अमीरी गरीबी का यह अंतराल सिद्ध करता है कि उस जमाने में भी कवियों की दृष्टि अनजाने वर्ग भेद पर गई थी। यानी कवि भी थे, कवि भी उससे अछूते नहीं रह पाए थे। कवियों में कहीं ना कहीं उस समाज का, उस वातावरण का पूर्णतया प्रभाव पड़ा था। भले ही वो जानबूझ करके ना कर रहे हों, लेकिन जाने अनजाने उनसे भी क्या होता था, वर्ग भेद पर उनकी भी दृष्टि चली ही गई थी। तो ये तो बात हो गई प्राकृत पेंगलम की। अब हम बात करते हैं विद्याधर और शारंगधर की, है ना। तो विद्याधर का देखिए, विद्याधर जयचंद के दरबारी कवि थे। जयचंद, है ना, जयचंद के बारे में जानते हैं, इनके लिए जयमयंक जस चंद्रिका, है ना, लिखी गई है। और तो विद्याधर जयचंद के दरबारी कवि थे। उसके कुछ पद्य प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। अभी हमने नाम देखे थे कि जो प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, शारंगधर और बब्बर की और ब्रह्म की जो है कविताएं मिलती हैं, है ना। तो उनमें से जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्याधर कौन थे, जयचंद के दरबारी कवि थे, और उनके कुछ पद्य कहाँ पर मिलते हैं, प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम में 8 छंद हम्मेर से संबंध मिलते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि प्राकृत पेंगलम में हम्मेर से संबंधित कितने छंद मिलते हैं, तो 8 मिलते हैं। ये संख्या जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है प्राकृत पेंगलम में हम्मेर से संबंधित कितने छंद मिलते हैं, तो 8 छंद मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल उसे जज्जल नामक किसी पात्र की उक्ति मानते हैं और उनका कहना है कि वह शारंगधरकृत हम्मेर रासों का ही अंग है। अब देखिए जो ये प्राकृत पेंगलम में हम्मेर से संबंधित जो 8 छंद मिलते हैं ना, उसे जो है शुक्ल जी ने क्या माना कि वो जज्जल नामक किसी कवि ने कहा होगा, और वह किसका, शारंगधर की जो रचना हम्मेर रासो है उसी का ही एक अंग है। यानी वो जो हम्मेर रासो के या हम्मेर से संबंधित जो 8 छंद प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं, उसे शुक्ल ने कहा है कि वह जज्जल की जो है उक्ति है और वह किसका अंग है, हम्मेर रासों का ही अंग है। हमारे लिए प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनेगा कि जज्जल की जो उक्तियां प्राकृत पेंगलम में हम्मेर से संबंधित कही गई हैं, किसने उसे जो है शारंगधर के हम्मेर रासों का ही अंग माना है, तो वो हो जाएगा शुक्ल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राहुल जी से जज्जल द्वारा रचित बतलाते हैं। यह विवाद निम्नलिखित छंद के आधार पर खड़ा हुआ है। अब देखिए जज्जल जो वो छंद हैं उनको जो है, या हम्मेर रासो जो है किसके द्वारा लिखा हुआ, राहुल जी मानते हैं जज्जल के द्वारा। लेकिन ये किसकी रचना है, हम्मेर रासो किसकी रचना है, शारंगधर की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह विवाद निम्नलिखित छंद के आधार पर खड़ा हुआ है। यह छंद क्या है कि हम्मेर कज्जु जज्जल भड़ा कोहा अड़ल मह भई जलऊ सुल्तान शीस करवाल दई तज्ज कलेवर दिए चलिए। तो जज्जल भड़ा में शुक्ल जी जज्जल को एक पात्र मानते हैं और राहुल जी कवि।
यानी कि जो हम्मीर रासों का रचनाकार शारंगधर है, उसको जो बताया शुक्ल जी ने कि जज्जल की उक्ति होगी, तो जज्जल को नहीं माना है। जज्जल को जो है किसने माना है? जज्जल को राहुल जी ने माना। यानी कि हम्मीर रासों का या हम्मीर से संबंधित जो 8 छंद कहे गए, उनका रचनाकार राहुल जी किसको मानते हैं? जज्जल को मानते हैं। लेकिन शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि जो प्राकृत पेंगलम में हम्मीर से संबंधित जो 8 छंद आए हैं, वो किसके हैं? वो जज्जल एक पात्र के रूप में आया है उसमें हम्मीर रासों में, उसके हैं। और वो हम्मीर रासों रचना किसकी है? शारंगधर की। तो ध्यान ये रखना है कि किसने जो है जज्जल भड़ा में जज्जल को पात्र माना और किसने कवि? तो राहुल जी ने कवि माना और जज्जल जी ने एक पात्र माना है। आगे देखिए, प्राकृत पेंगलम में पाए जाने वाले छंद शारंगधर द्वारा लिखे गए हों या ना लिखे गए हों, किंतु अब यह प्रमाणित हो गया है कि वे जज्जलकृत नहीं हैं। यानी कि वह ये जो राहुल जी का यहाँ पर मत है कि राहुल जी ने माना ना कि जज्जल एक कवि है, जज्जल ने ही उन 8 छंदों को रखा है, तो ये जो है प्रमाणित हो गया कि वो जज्जल के द्वारा लिखे गए नहीं है। यानी कि वो शारंगधर की रचना से ही संबंधित जज्जल के द्वारा कहे गए कथन है। विद्यापति की एक पुस्तक है पुरुष परीक्षा, उसमें जाज जज्जल को एक योद्धा माना गया है। तो देखिए, ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो जज्जल है, जज्जल को एक योद्धा किसने माना है? तो विद्यापति ने माना है। और किस रचना में माना गया है? तो पुरुष परीक्षा में। प्रश्न सीधे सीधे ऐसे बन सकता है कि विद्यापति की किस पुस्तक में या किस रचना में जज्जल को एक योद्धा के रूप में माना गया है? तो वो है पुरुष परीक्षा। जयचंद सूर्य के हम्मीर विजय में जाज देव को हम्मीर के 8 पार्षदों में से एक पार्षद कहा गया है। तो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इनमें से किस रचना में जाज देव या जज्जल को हम्मीर के 8 पार्षदों में से एक पार्षद कहा गया है? तो वो हम्मीर विजय है ना। हम्मीर विजय किसकी रचना है? जयचंद सूर्य की रचना है। इसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल के एक लेख के अनुसार जज्जल हम्मीर का एक मंत्री था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी पुराने लोग पुरानी बातें कही गई जयचंद सूर्य के बारे में, पुरुष परीक्षा के बारे में, यहाँ पर राहुल जी का कथन, यहाँ पर शुक्ल जी का कथन, लेकिन जो वासुदेव शरण अग्रवाल है ये बिल्कुल नया नाम है। इस तरह से देखा जाए तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने क्या कहा है। इनका एक लेख था जिसमें जज्जल को इन्होंने हम्मीर का एक मंत्री माना है। ठीक है, तो ये प्रश्न बनेगा कि जज्जल को हम्मीर का एक मंत्री किसने बताया है? तो वो नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल का। आगे देखते हैं, लिख रहे हैं, इधर उधर न भटक कर यदि शुक्ल जी के इतिहास में उद्धृत निम्नलिखित छंद को ध्यान से देख लिया गया होता तो जज्जल के संबंध में अनावश्यक तर्कजाल बुनने की आवश्यकता ना पड़ती। आश्चर्य है कि शुक्ल जी की दृष्टि भी इस ओर नहीं गई। अब देखिए, ये जो है पंक्ति कहाँ से है? ये जज्जल के संबंध में है। ढोला मारिय ढिल्ली महा मुच्छू मेच्छ शरीर पुर जज्जल्ला मंतिवर चलिए वीर हम्मीर। चलिए वीर हम्मीर पाभर मेड़ी कंपई दिगमण रह अंधार धूलि सुररह आछाही दिगमगणह अंधार आड़ खुरसाड़ुक उल्ला दरमरि दमसी विपक्ष मारु दिल्ली माँ ढोला। ये पंक्तियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ये वाली पूछी भी गई हैं। चलिए वीर हम्मीर पाभर मेड़ी कंपई दिगमगणह अंधार धूलि सुररह आछाई। इसकी व्याख्या है, नीचे देखिएगा कि अर्थात दिल्ली में ढोल बजाया गया, म्लेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, मंत्रीवर जज्जल को आगे करके वीर हम्मीर चले। अब देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं बच्चन जी कि जज्जल को इसी छंद में मंत्री कह दिया गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ढोल बजा गया, म्लेच्छों के शरीर मूर्छित हुए और मंत्रीवर जज्जल को आगे करके कौन चला? वीर हम्मीर चले। यानी कि एक बात तो सिद्ध हो गई कि जो जज्जल का संबंध किससे था? हम्मीर से था। और हम्मीर रासो लिखा किसने है? तो हम्मीर रासो लिखा शारंगधर ने। अब शारंगधर ने जो है वो जो 8 पंक्तियां या 8 छंद प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं, शुक्ल जी का कहना है कि वो जो है छंद किससे कहवाए गए हैं? वो जज्जल से कहलाए गए हैं और वो जज्जल से कहलाए गए हैं। और यहीं पर राहुल जी क्या कहते हैं? कि राहुल जी कहते हैं कि जज्जल ही कवि था। तो ये बात इस छंद से पुष्टि हो जाती है और प्रमाणित हो जाती है कि जो जज्जल था वो कौन था? वो वीर हम्मीर का एक मंत्री था। तो जज्जल को इसी छंद में मंत्री कह दिया गया है। ऐसी स्थिति में जज्जल बहुत साफ है कि कवि नहीं हो सकता। यानी जो राहुल सांकृत्यायन जी का मत है वो यहाँ पर निराधार है। वह हम्मीर देव का श्रेष्ठ मंत्री है। इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा यानी कि अगर इस वाले जो छंद की व्याख्या अच्छे से कर ली जाती तो ये विवाद उठता ही नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा बच्चन जी कह रहे हैं। अब आगे देखिएगा,
शारंगधर ने सुभाषितों का एक संग्रह किया है, उसका नाम है शारंगधर पद्धति। तो शारंगधर की दूसरी रचना कौन सी? एक तो हम्मीर रासो है, दूसरी है शारंगधर पद्धति। और इसमें क्या है? इसमें सुभाषित का एक संग्रह। सुभाषित क्या होता है? जो मतलब सुंदर वचन या उक्तियां कही जाती हैं वो। इस सुभाषित संग्रह में उसने अपना परिचय भी दिया है। उससे पता चलता है कि वे रणथंभौर के प्रसिद्ध महाराज हम्मीर देव के सभासद और राघव देव के पौत्र थे। अब देखिए, जो शारंगधर है वो कौन था? हम्मीर देव के सभासद थे। और इसी ने क्या लिखा? हम्मीर रासो लिखा है। हम्मीर रासो में जो जज्जल का नाम आया वो हम्मीर देव का क्या मिलता है? श्रेष्ठ मंत्री है। और राघव देव के पौत्र थे। तो शारंगधर कौन था? राघव देव का पौत्र और हम्मीर देव का सभासद। इस संबंध से परंपरा से चली आती हुई यह प्रसिद्धि कि शारंगधर ने हम्मीर रासो नामक काव्य लिखा था पुष्ट हो जाती है। यानी कि ये बात तो एकदम प्रामाणिक सिद्ध हो गई कि शारंगधर ने ही हम्मीर रासो की रचना करी थी। प्राकृत पेंगलम की इन छंदों की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश के आगे बढ़ी हुई है। इस पर पुरानी राजस्थानी की स्पष्ट छाप है। तो देखिए, प्राकृत पेंगलम की भाषा कैसी है ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस पर जो है पुरानी राजस्थानी की स्पष्ट छाप, यानी कि इसमें प्राकृत पेंगलम में पुरानी राजस्थानी का प्रयोग किया गया है। अतः शुक्ल जी का अनुमान सत्य के अधिक निकट मालूम पड़ता है। शुक्ल जी ने क्या अनुमान किया था कि जो यह हम्मीर से संबंधित जो 8 छंद हैं जो प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं वो हम्मीर रासो के जो जिसका रचनाकार की शारंगधर है, तो हम्मीर रासो के जो 8 छंद उससे संबंधित हैं, तो वो जो है ना जज्जल से कहलाए गए हैं, ना कि जज्जल की रचना है। ठीक, तो ये वाली बात जो है शुक्ल जी का अनुमान सत्य के अधिक निकट मालूम पड़ता है। हम्मीर देव और अलाउद्दीन का युद्ध सन 1300 में हुआ था। उस युद्ध में महाराज हम्मीर देव वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए। अतः हम्मीर रासो का रचना काल 14वीं शताब्दी का मध्य माना जा सकता है। तो जो हम्मीर रासो का रचना काल है वो कब है? वो 14वीं शताब्दी का मध्य। प्राकृत पेंगलम में तरह तरह के छंद संग्रहित हैं जो 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक के लिखे हो सकते हैं। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि प्राकृत पेंगलम में कब से कब तक के छंद मिलते हैं, तो 11वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के छंद उसमें मिलते हैं। यदि प्राकृत पेंगलम में पाए जाने वाले ये छंद शारंगधर के ही हैं तो उसे कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। ये प्रश्न बनता है कि कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है, तो ये शारंगधर को माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? शारंगधर है। चूंकि प्राकृत पेंगलम में 300-400 वर्षों में लिखी हुई कुछ रचनाओं को चुना गया है, क्योंकि 4 ही लोगों की रचनाएं मिलती हैं, है ना, इसलिए उसकी भाषा में भी वैविध्य यानी विविधता मिलती है। इसके कुछ उदाहरणों की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश है, तो कुछ की भाषा पर डिंगल और पिंगल का प्रभाव है। 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का ढांचा शिथिल हो जाता है और नव्य आर्य भाषाओं का उदय होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जो प्राकृत पेंगलम है, प्राकृत पेंगलम की भाषा में विविधता मिलती है। इसमें परिनिष्ठित अपभ्रंश भी है और कुछ भाषा पर डिंगल और पिंगल का प्रभाव है। और अभी हमने ऊपर देखा था कि इसमें जो है राजस्थानी का भी, पुरानी राजस्थानी का भी स्पष्ट प्रभाव या छाप दिखाई पड़ती है। तो इसे श्रीधर के रणमल्ल छंद में ही देखा जा सकता है जो 14वीं शताब्दी के आरंभ की रचना है। अब यहाँ पर देखिए, एक तो ये जो रचना थी ये 14वीं शताब्दी के अंत तक कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा था, तो परिनिष्ठित अपभ्रंश और डिंगल पिंगल का दिख रहा था किसमें? प्राकृत पेंगलम में। लेकिन जो श्रीधर का रणमल्ल छंद रचना है उसमें 14वीं शताब्दी के आरंभ की रचना है और उसी में भाषा को जो ये नव्य आर्य भाषाओं की बात कही गई, वो नव्य आर्य भाषाओं का उदय जो है किस रचना में दिखाई पड़ सकता है, तो दिखाई दे रहा है, तो वो श्रीधर के रणमल्ल छंद में। यानी कि श्रीधर का जो रणमल्ल छंद है इसमें नवीन आर्य भाषाओं का उदय होता हुआ दिखाई पड़ता है। 14वीं शताब्दी के आरंभ की रचना है कौन सी? श्रीधर का रणमल्ल छंद। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यापति ही एक ऐसे कवि दिखाई देते हैं जो एक और अवहट्ट, तो अवहट्ट को देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अवहट्ट को शिथिल अपभ्रंश किसने कहा, तो बच्चन जी ने कहा। अवहट्ट को शिथिल अपभ्रंश किसने कहा, तो बच्चन जी ने कहा। तो दूसरी ओर हिंदी यानी मैथिली में लिखते हैं, तो हिंदी में विद्यापति की पदावली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, और अपभ्रंश में उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी। बाकी तो संस्कृत में उनकी रचनाएं मिलती हैं। तो ये बात हो गई किसकी? प्राकृत पेंगलम की और श्रीधर के रणमल्ल छंद की। अब आगे आते हैं विद्यापति। तो विद्यापति तो काफ़ी जो है बड़े हैं, मतलब इसमें बहुत सारा मैटर है, तो आज की कक्षा में तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम अगली कक्षा में विद्यापति को पूरा पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लग रही, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप अपना कमेंट लिख करके बताएं और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।